इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। बिल गेट्स। जय हिंद दोस्तों। बहुत ही प्यारी लाइन है बिल गेट्स की, जो खुद ही बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमियों में से एक हैं। दोस्तों, ये बिजनेसमैन खुद की अपने में कंपेयर नहीं करते हैं, ये वर्क करना पसंद करते हैं। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लें, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका दोस्त, आपके फ्रेंड कोई टॉपर है, वो कितना मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका कितना सिलेबस कवर किया है, उससे अपनी तुलना मत कीजिए। आप खुद को देखिए कि आपने सिलेबस को कितना कवर किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कितना हल किया है, मॉक टेस्ट कितना दिया है। आपके स्कोर कम आ रहे हैं तो आप उसके लिए कितना मेहनत कर रहे हो। किसी से कंपेयर नहीं करना है, आप खुद से मेहनत करो, आप खुद के ऊपर वर्क करो, आपकी भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो दोस्त, हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में दोस्त 17 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट में जीएस के जो 38 प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में हम देखने वाले हैं। अभी तक हमने 12 शिफ्टों के जीएस के सारे प्रश्नों का एनालिसिस किया है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना होती है। एक एक क्वेश्चन को हमने विस्तार से व्याख्या किया है ताकि वो क्वेश्चन आपको समझ में आए और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनते हैं तो भी आप कर सकें। सिलेबस सेम होने के कारण दोस्त ये फ्यूचर एग्जाम की तैयारी में आपका सही मार्गदर्शन करेगा, आपको सही दिशा देगा, क्योंकि इस बार भी वही सिलेबस है तो क्वेश्चन इसी तरह के बनने वाले हैं। कम समय में बेहतर जानकारी प्रदान करने का कोशिश किया है ताकि आप वीडियो को देखें तो आपको लगे कि हाँ, हमने अपना समय सही जगह खर्च किया है और हमने बहुत कुछ सीखा है। तो इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और दूध का जो खट्टापन है दोस्त इसी लैक्टिक एसिड के कारण होता है। और लैक्टिक एसिड जब हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाती हैं तो वो दर्द करने लगती हैं, इससे हमें थकान महसूस होता है। इसी से रिलेटेड कुछ अन्य जो ऑप्शन है क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जिसमें उसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल है, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल है, इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, बिच्छू के डंक में जो है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, बिच्छू बूटी नेटाल में ये मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, दुर्गंधयुक्त मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। और इसी से रिलेटेड जयशंकर प्रसाद का कंकाल और तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। हम मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं या इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म वाराणसी में हुआ है और मूल नाम जो इनका धनपत राय था। और उपन्यास इन्होंने जो लिखा है गोदान है, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, सेवा सदन। और कहानी जो है पंच परमेश्वर, पूस की रात, कफन और ईदगाह, इन्होंने कहानी लिखा है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, फिराक गोरखपुरी का क्या मूल नाम है? तो मूल नाम जो उनका रघुपति सहाय है। 2018 में कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न हो जाएगा। और अभी 2024 में किसको भारत रत्न दिया गया है? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी और 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, जिसमें MS स्वामीनाथन, नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है कि अन्य जो पद्म, उसके बाद भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण होता है, फिर उसके बाद पद्म भूषण और पद्म श्री होता है। और 132 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया था, जिसमें 5 लोग पद्म विभूषण पाए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें बैजयंती माला बाली जो है वो कला के क्षेत्र में, इन्हें तमिलनाडु की रहने वाली हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है और ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। और एक चिरंजीवी को दिया गया है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, कला के क्षेत्र से संबंधित है। और M वेंकैया नायडू को दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और बिंदेश्वर पाठक, और ये सामाजिक कार्य के लिए इन्हें दिया गया है, बिहार राज्य से संबंधित है। और पद्मा सुब्रमण्यम को तमिलनाडु के रहने वाले, इनको कला के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। और इसके अतिरिक्त राम नाईक को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम इसी से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बन सकते हैं यहाँ से। संविधान सभा जो है वो इसका गठन कैबिनेट मिशन के सुझाव के तहत
हुआ है और इसकी कुल सीटों की संख्या 389 और जो ब्रिटिश प्रांत और रजवाड़ों में विभाजित थी। मुस्लिम लीग को अलग हो जाने के बाद 299 सीट बचे थे। पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा किसके अपनाया गया कब? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, इसीलिए 26 नवंबर को जो है कि संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संपूर्ण देश में लागू कब हुआ था? वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिन्होंने संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया था, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। जीवी मौलंगर ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। वेंकम नरसिंह राव को जो हैं ये संवैधानिक सलाहकार थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये संविधान को हाथ से लिखे थे। और नंदलाल बोस, ब्यूहर राम मनोहर सिंह जो है अलंकरण और सौंदर्यीकरण और सजावट का कार्य किया था। तो ये कुछ पर्सनालिटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1930 है। इसी से रिलेटेड कुछ अन्य जो हेल्पलाइन नंबर हैं उसको भी हम देख लेते हैं, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 है। अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर 101 है। एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर 102 और 108 है। यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर 103। घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर 181 है। भ्रष्टाचार विरोधी जो है हेल्पलाइन नंबर 1031 है। सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी जो हेल्पलाइन नंबर है 164 है। जन शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर जो है 1076 है। वीमेन पावर महिला पावर हेल्पलाइन नंबर जो है 1090 है। महिला हेल्पलाइन नंबर जो है 1091 है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है वो 1098 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार 14433 है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये महाराष्ट्र का त्यौहार है और ये हिंदू नववर्ष हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार जो चैत का पहला महीना होता है, जो मार्च अप्रैल में पड़ता है, उस दिन ये मनाया जाता है। और इस दिन को उत्तर में बड़े भाग में चैत नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसे उगादी के रूप में मनाते हैं। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे नवरोज जो है ये पारसी नववर्ष का त्यौहार है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाते हैं और पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कर्नाटक क्षेत्र में पोंगल और केरल में ओणम मनाते हैं, जिसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन या इसी से जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। भारतीय जनगणना से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। भारतीय जनगणना जो है ये भारत के लोगों को विभिन्न विशेषताओं जैसे जनसंख्या घनत्व हो गया, जन्म दर, मृत्यु दर जैसी चीज़ों को पर सांख्यिकी जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। संविधान का अनुच्छेद 246 देश की जनगणना कराने का दायित्व जो है वो संघ सरकार पर सौंपता है और इसको 7वीं अनुसूची में भी इसका प्रावधान है। 10वीं जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अधिकारी भारत का पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा होता है। जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है वो भारत का पंजीयक और जनगणना आयुक्त होता है। क्वेश्चन पूछा गया है। पहली जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं है। महान विभाजक वर्ष 1921 ईस्वी को कहते हैं, क्योंकि इस समय जनसंख्या जो वृद्धि थी वो माइनस में चल रही थी, जनसंख्या वृद्धि दर, इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहते हैं। और 1961 से 1971 को जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक वृद्धि दर हुई थी, इसलिए इसे जो है कि जनसंख्या विस्फोट वर्ष भी कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट दशक भी कहते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। मानवाधिकार से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य जो है मानवाधिकारों का संरक्षण एवं प्रचार प्रसार करना है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाते हैं। इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा UDHR के कुछ बुनियादी अधिकार हैं। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको हम देख लेते हैं। 2019 के शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 1 जो है वो किससे संबंधित है? मानव समानता के अधिकार। अनुच्छेद 2 में है भेदभाव से मुक्ति। अनुच्छेद 3 में है जीवन स्वतंत्रता व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार।
अनुच्छेद 4 में जो है दासता से मुक्ति, अनुच्छेद 5 में अत्याचार और अपमानजनक उपचार से मुक्ति, अनुच्छेद 6 में कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 6। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था। और ये ऑपरेशन कायाकल्प जो है ये 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य यूपी में स्कूलों की स्थिति को सुधारना है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसे देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है? तो इसकी टैग लाइन जो है वो डी नंबर हो जाएगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। और ये प्रत्येक राज्य की जो पुलिस है उसका जो है कि एक आदर्श वाक्य होता है। और भारत में पुलिस जो सेवा है उसका जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत होती है। और यूपी पुलिस का एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी से रिलेटेड, यूपी पुलिस झंडा दिवस कब मनाते हैं? तो 23 नवंबर को मनाते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, नैनीताल में स्थित है। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकता है, जैसे इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय दोस्त बेंगलुरु में है। और इसरो की स्थापना जो है वो 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था। और आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप ऑफ 20, 20 का समूह ग्रुप ऑफ 20 हो जाएगा। G20 से रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। G20 को आप अच्छे से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर G20 या इसे 20 का समूह भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ 20। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और 2008 से राष्ट्र या शासन के जो प्रमुख होते हैं उनका शिखर सम्मेलन होता है। जैसे अभी सितंबर में हुआ था जो भारत में, भारत मंडपम में, इसी तरह हर साल जो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं उनका शिखर सम्मेलन होता है। और उसके अतिरिक्त अन्य स्तर पे भी बैठकें होती हैं। इसके सदस्य देशों की बात करें तो 19 संप्रभु राज्य हैं और अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ शामिल हैं। और जो 19 संप्रभु राज्य हैं वो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अफ्रीकी संघ और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं इसमें। और यह जो है यह विश्व की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोध और जो है कि संधारणीय विकास से संबंधित हेतु जो है कि काम करता है। G20 विश्व के सकल विश्व उत्पाद का लगभग 80% है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75%, वैश्विक जनसंख्या का 2/3 और विश्व के भूमि क्षेत्र का 60% भाग G20 देशों में शामिल है। इसका जो है वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो ब्राज़ील लूला डी सिल्वा हैं और ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। और G20 शिखर सम्मेलन 2023 की बात करें तो इसका आयोजन भारत में हुआ था, भारत मंडपम दिल्ली में। इसकी जो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वन एर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। और महत्वपूर्ण कार्य जो है कि कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य था अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीकी संघ या अफ्रीकी यूनियन AU को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल करना। भारत ने G20 बैठक में कुछ अतिथि देशों को भी आमंत्रित किया था, जैसे बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। हम अगले क्वेश्चन की देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोलोराडो द्वारा ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया जाता है। और जो है कि ये जो नदी है वो जो अमेरिका की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम जो होता है वो रॉकी पर्वत से होकर ये गल्फ ऑफ जो है कि कैलिफोर्निया में, गल्फ ऑफ मैक्सिको का एक पार्ट है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में ये मिल जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, केलकर टास्क फोर्स द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। GST से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। GST जो है कि वस्तु और सेवा कर
इसे हिंदी में वस्तु और सेवा कर कहते हैं, इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। इसके लागू करने का वर्ष जो है 1 जुलाई 2017। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत ये कानून बना और ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में लाया गया था, जो 101वां संविधान संशोधन के रूप में पारित हुआ। एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 289A जोड़ा गया। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 12 अप्रैल 2017 को हुआ था। जीएसटी की सिफारिश जो है जीएसटी परिषद द्वारा किया जाता है। 5 टैक्स स्लैब है इसमें, 0, 5, 10, 18, 28। अप्रत्यक्ष कर और गंतव्य आधारित कर है, ये डायरेक्ट नहीं लगता है। जब ग्राहक दुकानों से खरीदता है तो इस समय ये लगता है। इसका जो आदर्श वाक्य है वो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट है। केंद्र और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी लगेगा और जिस जीएसटी जिस पर लगेगा उसको पूरे भारत में एक मूल्य पर मिलता है। और जीएसटी से मुक्त वस्तुएं, कुछ वस्तुओं को मुक्त रखा गया है। पेट्रोलियम उत्पाद, मादक पदार्थ, बिजली, इसके अतिरिक्त और भी कई वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त रखा गया है। विश्व में प्रथम देश जिसने जीएसटी को लागू किया था वो फ्रांस हो जाएगा। भारत में प्रथम राज्य जिसने जीएसटी को लागू किया असम। जीएसटी से संबंधित सारे निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा 3/4 वोटों द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष जो हो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं वो राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। और इस जीएसटी जो है कई करों को शामिल करके बनाया गया है। आप इसको जानते हैं कि इसमें कुछ केंद्र संबंधी जो कर हैं वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, व्यक्तिगत आय कर, निगम कर, सीमा शुल्क है। और राज्यों को कुछ संबंधित करने जैसे राज्य वेट है और केंद्रीय बिक्री चुंगी कर और प्रवेश कर और विज्ञापन कर, जो राज्य से संबंधित टैक्स थे उनको एक करके जीएसटी का रूप दिया गया है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। सी नंबर, मालदीव जो है भारत से जो है कि भूमि साझा नहीं करता है, ये जल के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसको हम मैप में देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। ये अफगानिस्तान यहाँ से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, चाइना जुड़ा हुआ है, नेपाल जुड़ा हुआ है, भूटान जुड़ा हुआ है और यहाँ पे म्यांमार है, बांग्लादेश है। और इधर श्रीलंका और मालदीव जो हैं, जो देश हैं, ये भारत से जल के द्वारा जो है कि जुड़े हुए हैं, जलीय बॉर्डर शेयर करते हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जापान। जापान जो है टोक्यो की राजधानी है। और इसकी मुद्रा की बात करें तो येन हो जाएगा। दोस्त, आपके जो सिलेबस में एक टॉपिक लिखा हुआ है देश, राजधानी और मुद्रा, हम उसको मैप में देख लेते हैं। ये वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले वीडियो में हमने अरेबियन देशों के बारे में देख लिया है, पड़ोसी देश के और आसियान जो देश हैं उसके बारे में हमने देख लिया है। इस वीडियो में जो है हम देखेंगे कि विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं उन देश की क्या राजधानी है और उनकी क्या मुद्रा है। आप अपने रूम में भी मैप लगाए होंगे तो वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस किया कीजिए। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं आप उस तरह से एक एक कॉन्टिनेंट उठा करके वहाँ के देश, उसकी राजधानी और मुद्रा को जरूर देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से सीधे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनाडा है, इसकी राजधानी ओटावा है यहाँ पर, और यूनाइटेड स्टेट है, इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है। और इस दोनों देशों की मुद्रा डॉलर है। मैक्सिको है, मैक्सिको की जो राजधानी है वो मैक्सिको सिटी है, इसकी जो मुद्रा है वो पीसो है। अब हम देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका में और भी कई देश हैं, आप देख सकते हैं। हम बड़े बड़े यहाँ के देशों को देख लेते हैं जो हमने बताया है, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाने चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील की जो राजधानी है वो ब्राज़ीलिया है और इसकी जो मुद्रा है वो रियाल है। और पिछले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर है, इसकी राजधानी काराकस है और इसकी जो मुद्रा है वो बोलीवर है। और हम अगले जो देश है उसके बारे में देख लेते हैं। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है और इसकी जो मुद्रा है वो पीसो है। हम देख लेते हैं अफ्रीका में देख लेते हैं साउथ अफ्रीका की राजधानी जो है वो स्वाने है और इसकी जो मुद्रा है वो रैंड है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैंड यहाँ की मुद्रा है। इजिप्ट, मिस्र की जो राजधानी है वो काहिरा है और इसकी जो मुद्रा है वो पाउंड है। और इसके अतिरिक्त एक देश नाइजीरिया है, नाइजीरिया की जो राजधानी है वो अबुजा है और इसकी जो मुद्रा है वो नायरा है, नायरा इसकी मुद्रा है। और इसके अतिरिक्त जो है केन्या एक देश यहाँ पर आप देख सकते हैं, केन्या जो है इसकी जो राजधानी है और वो नैरोबी है और इसकी जो मुद्रा है वो शिलिंग है, शिलिंग इसकी मुद्रा है, शिलिंग इसकी मुद्रा ध्यान में रखिएगा। हम यूरोप के देशों को देख लेते हैं जो बड़े बड़े देश हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और इसकी जो मुद्रा है वो पेसेटा है।
इसे ध्यान में रखिएगा। अगला देश है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, इसकी मुद्रा जो है वो फ्रैंक है। जर्मनी है अगली, इसकी राजधानी बर्लिन है और मुद्रा फ्रैंक है। और यूके यूनाइटेड किंगडम जो है, इसकी जो मुद्रा है वो पाउंड है। नॉर्वे इसकी राजधानी ओस्लो है, इसकी जो मुद्रा है वो क्रोन है। स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है, इसकी मुद्रा भी क्रोन है। और एक देश है फिनलैंड की जो राजधानी है वो हेलसिंकी है और इसकी जो मुद्रा है वो मारक्का है। मारक्का ऐसे देख सकते हैं, मारक्का इसकी मुद्रा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त यूक्रेन हम देख लेते हैं, काफ़ी चर्चा में। यूक्रेन की राजधानी क्यू है और इसकी जो मुद्रा है वो ये देख सकते हैं हिरविनिया इसकी मुद्रा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हिरविनिया इसकी मुद्रा है। इसके अतिरिक्त हम कुछ और बड़े देश हैं उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए चाइना है। चाइना की राजधानी बीजिंग है और इसकी जो मुद्रा है वो युआन है या रेनमिनबी भी एक मुद्रा इसकी है। और रूस की राजधानी मॉस्को है और इसकी जो मुद्रा है वो रूबल है। इसके अतिरिक्त मंगोलिया की जो राजधानी है वो उलान बटोर और इसकी जो मुद्रा है वो तुगरिक है। तुगरिक इसकी मुद्रा है, ये 2018 में ये पूछा गया है, तुगरिक है। और कुछ मध्य एशियाई देश हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कजाकिस्तान, इसकी जो राजधानी है वो अस्ताना है, इसकी जो मुद्रा है तेंगे है। तेंगे एक गाना बहुत फेमस हुआ था, तेंगे और वही तेंगे है, लेकिन ये अस्ताना की मुद्रा है। किर्गिस्तान, इसकी जो राजधानी है वो बिश्केक है और इसकी जो मुद्रा है वो सोम है, सोमनाथ वाला सोम है। आगे है ताजिकिस्तान, इसकी राजधानी जो है दुशांबे और इसकी जो मुद्रा है सोमोनी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद में है और इसकी जो मुद्रा है वो सूम है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं तो इंपॉर्टेंट है। अगला तुर्कमेनिस्तान है, इसका जो राजधानी है वो आशगाबाद और इसकी जो राजधानी है वो मनात है। मनात इसकी राजधानी है, मुद्रा है। और कुछ जो देश हैं जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया है। तो दक्षिण कोरिया की जो है वो सियोल इसकी जो राजधानी है और इसका मुद्रा जो है वो वान है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और उत्तर कोरिया की राजधानी जो है वो प्योंगयांग है और इसकी राजधानी भी वान है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो देश हैं जैसे ताइवान एक देश, यहाँ पे आप देखेंगे चीन के बगल में ताइवान है और इसकी मुद्रा जो है राजधानी ताइपेई है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है और इसकी जो मुद्रा है वो डॉलर है। न्यूजीलैंड है नीचे, न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है जिसकी मुद्रा डॉलर है। तो इस तरह से हमने जो है कि कई देशों को देख लिया है, आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम की जो है कि ये बहुत ही लोकप्रिय कला शैली है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, अरब सागर में मिलती है। इसके साथ साथ तापी नदी भी जो है अरब सागर में मिलती है। इसको हम मैप में देख लेते हैं, भारत की सभी नदियों को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ गंगा, यमुना और यह चंबल जो है ये इधर से बहते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। इधर से ब्रह्मपुत्रा निकलती है मानसरोवर झील से और ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इधर से सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ निकलती हैं और ये अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। और इसके अतिरिक्त महानदी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सारी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तापी नदी और तापी और इधर नीचे तापी है, ऊपर नर्मदा, ये नदियाँ जो है पश्चिम की तरफ बहने वाली भारत की सबसे बड़ी दो नदियों में से एक हैं और ये अरेबियन सी में गिरती हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उन गीतों का नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम के गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रसिया हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो अन्य ऑप्शन है कजरी जो है वो अवध और पूर्वांचल के क्षेत्र में फेमस है और ये सोनभद्र एरिया और मिर्ज़ापुर में भी ये प्रसिद्ध है। ख्याल जो है वो लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों से संबंधित है। चरकुला जो है वो ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। हम अगर आगे बढ़ते हैं।
मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा मेहनत कैसी थी। बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्त। ये आप अगर सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, सिलेबस आप स्ट्रेटजी अच्छे से बना करके सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मल्टीपल रिवीजन किए हैं और मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपका जो ये मेहनत है वो आपका परिणाम सफलता की तरफ ले जाएगा। तो इसको आप लगातार मेहनत करते रहें। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों को सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट और पटसन के किसानों को ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है, पाट मित्रों, उनकी सुविधाओं के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस तरह से करंट पूछे जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की पुत्री थी? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। गुप्त साम्राज्य एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था भारत का, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम गुप्त साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य जो है, इसके संस्थापक जो थे वो श्रीगुप्त थे। प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि लिया था और गुप्त संवत की शुरुआत किया था। समुद्रगुप्त जो है अगले शासक थे। आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था इन्होंने, जिसके कारण इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। परम भागवत की उपाधि इन्होंने धारण किया था। संगीत प्रेमी इन्होंने होने का इन्हें प्रमाण मिलता है, क्योंकि ये इन्हें सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। इनके दरबारी कवि थे कवि हरिसेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय अगले शासक हैं, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि लिया था और इन्हीं के दरबार में चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था और पश्चिम भारत में शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। प्रभावती गुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इनका जो विवाह हुआ था वह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था और इनके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली रहती थी, जिसे नवरत्न कहते थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटपरकर और बरूची आदि शामिल थे। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे और स्कंदगुप्त जो है वो गिरनार पर्वत में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किए थे और इन्हीं के समय हुडों का आक्रमण भी हुआ था। और इसके जो है अंतिम शासक हैं वो विष्णुगुप्त हैं। साम्राज्य का प्रशासन की बात करें तो बड़ा साम्राज्य था, तो उसे देश कहा जाता था साम्राज्य को, और वो प्रांत अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड था, जिसे प्रांत या भुक्ति कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ देश जो है राज्यों में डिवाइड है, उसी तरह वो प्रांत या भुक्ति में डिवाइड था। और जिस तरह हमारे यहाँ जिला प्रांत जो है जिलों में डिवाइड है, उसे विषय कहा जाता था। और जो है जो उससे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी, और ग्राम में भी छोटे छोटे पेट होते थे, पेट को मिला करके ग्राम का निर्माण होता था। स्थापत्य कला की बात करें तो इन्होंने देवगढ़ ललितपुर में स्थित है, वहाँ पे दशावतार मंदिर का निर्माण किया था। अजंता में निर्मित गुफा संख्या 16-17 वो गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। और ये जो है कि कुछ अन्य जो लेखक थे, कवि थे, जिन्होंने जो है कि गुप्त साम्राज्य के शासकों का संरक्षण मिला था या इन्हीं के समकालीन थे, जैसे विष्णु शर्मा, इन्होंने पंचतंत्र का लिखा था। आर्यभट्ट जो है आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत दिए थे। और ब्रह्मगुप्त जो हैं वो महान नक्षत्र और वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। शूद्रक जो है मृच्छकटिकम लिखे थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ की सीमाओं को डिजाइन किया था और उसे कलाकृतियों से सजाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसको हम ऊपर भी देखे हैं। नंदलाल बोस ने जो है कि संविधान के प्रत्येक पृष्ठ की कलाकृतियों को डिजाइन किया था और प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने इसको लिखा था। ये क्वेश्चन दोस्त कम से कम पिछले 3 वर्षों में 2018, 19, 2024 में कम से कम 6-7 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अतिरिक्त जो ऑप्शन में है, हैदर रजा जो हैं वो कलाकार हैं भारत के, और जैमिनी राय जो हैं ये भारत के जो है ये चित्रकार हैं, और प्रेम बिहारी राजादा ने उसे हाथ से लिखा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, फ्रांस में किया गया है। वहाँ सेर्गी एक जो शहर है वहाँ पे ये स्थापना प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और इसके अतिरिक्त बात करें तिरुवल्लुवर की, तो ये 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये तमिलनाडु के प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक थे। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्टैचू की बात करें जो भारत से बाहर हैं, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है, ये मैरीलैंड USA में स्थित है। हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे 2016 में? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी थे। और बात करें दोस्त नोटबंदी की, विमुद्रीकरण, इसे विमुद्रीकरण भी कहते हैं, नोटबंदी कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन। और ये जो है कि इसका कारण क्या होता है विमुद्रीकरण नोटबंदी का? तो जो है कि टैक्स का चोरी को रोकना, भ्रष्टाचार को कम करना, आतंकवाद को रोकना, काला धन को ख़त्म करना, ये जैसे कारणों से नोटबंदी की जाती है। और अभी तक भारत में ये 4 बार किया जा चुका है। पहली बार 1946 में किया गया था, 1946 में किया गया था, और दूसरी बार 1978 में किया गया था। और इस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और 2016 में दोस्त जो पूछा गया है ये 8 नवंबर को 2016 को किया गया है। और ये 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया है। और 2023 में अगला किया गया, 2023 में। और ये जो है 19 मई को किया गया है, 19 मई को, जिसमें 2000 के नोट को चलन से बंद कर दिया गया है। और इन दोनों जो 2023 और 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी थे। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र मिल करके काम करते हैं। और ये भारत में जो 2-3 टाइप के अर्थव्यवस्थाएँ प्रचलित हैं, जैसे पूंजीवादी, जैसे अमेरिका हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, यूके हो गया, तो ये जर्मनी हो गया, ये कुछ देश हैं जो जहाँ पर कैपिटलिज्म को फॉलो किया जाता है। एक समाजवादी व्यवस्था थी जो चाइना और रशिया में प्रसिद्ध था। और वर्तमान में ये भी सब पूंजीवादी और मिक्स्ड अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ चुके हैं। और कुछ बड़े देश हैं जैसे फ्रांस हो गया, भारत हो गया, यहाँ पर मिक्स्ड जो है अर्थव्यवस्था को फॉलो किया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्त 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जलियांवाला बाग नरसंहार। तो ये जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों को गोलियां चलवाया था। इसके अतिरिक्त कुछ ऑप्शन है, जैसे बंगाल का विभाजन, ये 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। और कोमागाटामारू हादसा जो है ये ऐसा है जिसमें कुछ भारतीय मजदूर थे, वो कनाडा में जो है कि रोज़गार के लिए गए थे, बट वहाँ पे उन्हें वापस भेज दिया गया था। जब ये भारत पहुँचे तो यहाँ पे अंग्रेज़ी अफसरों ने उनकी मजदूरों को साथ गलत व्यवहार किया और उनके उसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी। और बात करें अगले ऑप्शन की, लाला लाजपत राय पर पुलिस लाठीचार्ज, ये जो है कि लाठीचार्ज जो है इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में, जो फरवरी 1928 को भारत में आया था, उसके विरोध में इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो स्थान अमृतसर है। और ये कारण क्या था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तार के विरोध में वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे थे, जिसपे जनरल डायर ने गोलियों से बौछार करके लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की, 300-400 से ज़्यादा लोगों की जो है कि मौत के घाट उतार दिया था। तो इसके विरोध में जो है महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि, जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन से। हम कुछ अन्य इसी से रिलेटेड जो कृषि क्रांतियाँ हैं उसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विभिन्न जो कृषि क्रांतियाँ हैं, जैसे हरित क्रांति, ये खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति जो हो बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति जो हो टमाटर या मांस उत्पादन, और गुलाबी क्रांति झींगा मछली से उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन, स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है, खाकी क्रांति जो है वो चमड़ा से, और काली क्रांति जो है वो
कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों ये सारी चीज़ें लूसेंट में अवेलेबल है, आप लूसेंट का कई बार रिवीजन कर लें तो आप अच्छा खासा जीएस में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। अगर आपके पास नोट्स है या किसी कोचिंग मटेरियल है तो आप उसी को विश्वास करके उसको रिवीजन कीजिए। अगर नहीं है तो आप लूसेंट का कई बार रिवीजन कर लीजिए, आप जीएस में अच्छा जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सर जमशेदजी सरवनजी टाटा, इसके संस्थापक हैं, जो झारखंड में उन्होंने जमशेद नगर की स्थापना भी किया है। इसी से रिलेटेड जो कुछ अन्य स्टील कंपनियां उसको हम देख लेते हैं। जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र, ये भिलाई में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, जो सोवियत संघ की सहायता से इसका निर्माण किया गया था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, जो उड़ीसा में है, जो जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो दुर्गापुर में स्थित है, जो पश्चिम बंगाल में है, और ये ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट है, जो झारखंड में स्थित है, ये सोवियत संघ या रूस के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त डी नंबर, डिजी लॉकर है, जिसमें आप अपने दस्तावेज को डिजिटल रूप में रख सकते हैं। ये ऑप्शन है उमंग। उमंग जो है ये यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस के शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका जो उद्देश्य है वो सभी जो सरकारी सेवाएं हैं उसको 24 घंटे एक ही जगह ऑनलाइन उपलब्ध करवाना है। और ये जो मंत्रालय है वो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मतदाता हेल्पलाइन जो है, वोटर हेल्पलाइन जो है, ये इलेक्शन कमीशन द्वारा लॉन्च किया गया है। ये मतदाताओं की सुविधा के लिए, जैसे मतदाता सूची में नाम जोड़ना है, हटाना, पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ना है, अपना नाम खोजने जैसी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। पीएमओ इंडिया की बात करें तो ये भारत सरकार का केंद्रीय एजेंसी है जो प्रधानमंत्री को प्रशासनिक और सलाहकारी सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त सरकार के जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैं उसकी पॉलिसी और प्रोग्राम को कार्यान्वित और निगरानी रखता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इसका पहल किया गया है, उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। इसका उद्देश्य जो है वो लड़कियों को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए और देश की रक्षा करने का उन्हें अवसर प्रदान करना है। और ये देख सकते हैं आप, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर से ही है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, इंडसइंड बैंक हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन को कैसे हेल्प कर सकते हैं। इसको अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगर आपको आंसर मालूम है आप तुरंत लगा देंगे कि इंडसइंड बैंक है। अगर आपको क्वेश्चन भी नहीं पता है और ऑप्शन भी नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दें। ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ने चाहिए जिसका कुछ भी नहीं मालूम है, ना ही क्वेश्चन के बारे में पता है ना ही ऑप्शन के बारे में पता है। वहाँ आप तुक्का लगाएंगे या गेस करेंगे तो वो गलत हो सकता है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क ले सकते हैं। 1/4 माइनस मार्किंग है तो लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, याया तोसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से स्थित पहले जैव विविधता विरासत स्थल है? जो है कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो लद्दाख हो जाएगा, डी नंबर। याया तोसो मुरारी पंगोंग तोसो, ये जो झीलें ये लद्दाख में स्थित हैं। और यहाँ पर ये जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत इसको ये दर्जा दिया गया है। ये भारत का पहला जैव विविधता स्थल है। और इस स्थान पे काले गर्दन वाले क्रेन, ब्राह्मणी बत्तख और जैसी कुछ पक्षियों का निवास है। तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, की नियुक्ति करेगी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा, प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगी। और बात करें तो जिले में कलेक्टर की, तो कलेक्टर जो होता है वो जिले के राजस्व और प्रशासनिक कार्यों के लिए शीर्ष अधिकारी होता है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 160 है। बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट इसका स्थापना जो हुआ था वो 1861
के हाई कोर्ट एक्ट के जो 1800 एक्ट के तहत 1866 में इसकी स्थापना हुआ था। और ये आगरा में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था 1866 में, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। इसके पहले जो न्यायाधीश थे वो सर वाल्टर मॉर्गन थे। और स्वतंत्रता के बाद जो पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो विधु भूषण मलिक थे। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, श्री गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। और बात करें श्री योगी आदित्यनाथ की, तो ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और इनका ये दूसरा कार्यकाल है। पहला कार्यकाल 2017 में सीएम बने थे, दूसरी बार ये 2022 में सीएम बने हैं। और ये लगातार 5 बार सांसद रहे हैं गोरखपुर से, आप जानते होंगे। बात करें एनडी तिवारी की, तो ये 3 बार यूपी के सीएम रह चुके हैं। श्री कल्याण सिंह जी की बात करूँ तो ये 1991 में यूपी के पहले बीजेपी पार्टी से सीएम रहे हैं। अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश मंडल जो 18 है, नगर निगम 17 है। प्रदेश का नाम 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया है, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। इसकी राजधानी जो है लखनऊ है। राज्य का विभाजन जो है 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया। राजकीय भाषा जो वो देवनागरी लिपि में हिंदी है। और राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब किया गया? 26 जनवरी 1968 को। द्वितीय जो राजकीय भाषा है वो उर्दू है, जो 1889 से इसे दर्जा दिया गया है। इसके जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं। राज्य और देश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो हैं वो सुचिता कृपलानी हैं। राज्य एवं देश के प्रथम राज्यपाल जो हैं वो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। राजकीय पशु जो वो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस और क्रौंच है। राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पुष्प पलाश या टेसु। राजकीय खेल जो है हॉकी है। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, बचाव और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मिशन शक्ति हो जाएगा। और आप अगर इसे नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आप गेस कर सकते हैं। यहाँ सुनीता, बबीता या बनीता तो नहीं रहेगा, इस टाइप के नाम नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पे आप गेस करेंगे तो शक्ति और वामिनी में से दोनों में से एक कौन सा होगा। तो जब सशक्तिकरण की बात आएगी तो मिशन शक्ति हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को गेस भी कर सकते हैं। इधर देखेंगे उत्तराखंड है, इधर हिमाचल प्रदेश का भी छोटा सा भाग लगता है, हरियाणा है और दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और बिहार और झारखंड, इधर छत्तीसगढ़ भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा शेयर करते हैं। इसी से रिलेटेड को है कुछ और क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन से जिले हैं? मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली जो है ये एनसीआर में शामिल 8 जिले हैं। विधानसभा की सदस्य की बात करें 404 है। विधान परिषद की सदस्यों की संख्या जो है वो 100 है। लोकसभा सीटों की संख्या वो 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। राष्ट्रपति शासन जो है वो यहाँ पे 10 बार लगाया जा चुका है। पहली बार 1968 में लगाया गया था। आर्थिक क्षेत्रों की संख्या 4 है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या जो है वो 160 है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, नीलगिरी श्रृंखला पर स्थित है। इसको हम मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला है और ये पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है और ये आपस में नीलगिरी पे आके मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जो छोटी छोटी श्रृंखलाएँ हैं वेस्टर्न घाट की, तो इसमें नीलगिरी है, अन्नामलाई है और फिर कार्डोमाम पहाड़ियाँ हैं। और इसमें भी कुछ अलग अलग चोटियाँ हैं, जैसे नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और आगे है अन्नामलाई की जो है कि पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनायमुदी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और आगे इलायची पहाड़ी है जिसको कार्डोमाम पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से दोस्त हम 38 प्रश्न को देखें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो थोड़ा सा कठिन थे, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। हमने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा, उससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या संभावना हो सकती है, उसको भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। और
इसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, पिछले साल के थे, तो हो सकता है कि ये आपके क्वेश्चन में भी मिल सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए जिससे सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का मल्टीपल रिवीजन हो सके, और प्रीवियस मॉक टेस्ट को हल करते रहिए, डेली बेसिस पे तैयारी करते रहिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए। निश्चय ही अच्छा करेंगे जीएस में, और बाकी अन्य सब्जेक्ट में भी अच्छा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखा। जय हिंद।